हेलो एंड वेलकम टू द तेजू क्लासेस। आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल तेजू क्लासेस में स्वागत है। अगर आपका वोकेशनल पेपर होगा तो आपका परीक्षा शुरू हो गया है, और अगर आपका वोकेशनल सब्जेक्ट नहीं होगा तो आपका एग्ज़ाम 12 तारीख से शुरू होने वाला है। और 12 तारीख को आपका पेपर किस चीज़ का है? सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का। ठीक है, ये सबके लिए है। तो अभी तक तो हम लोग तैयारी करते आए हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग एमसीक्यूज़ को देखे हैं। आज हम लोग फाइनल प्रहार करेंगे, और ये जो सेट है वो टॉप मोस्ट जो क्वेश्चन है उसको लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। थंबनेल में आपको वायरल का साइन दिख रहा है, वायरल लिखा हुआ, लेकिन वायरल का मतलब है कि आपका वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इस पे अभी आपका आंसर किया है और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के वायरल प्रश्न पत्र जो होंगे या अगर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो आपके इस चैनल पे उपलब्ध रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन नवीकरणीय योग्य संसाधन है? इनमें से कौन नवीकरणीय योग्य संसाधन है? विच वन इज अ रिन्यूएबल सोर्स? रिन्यूएबल सोर्स रिसोर्सेस आपने पढ़ा होगा साइंस में भी, जिसको रिन्यू कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल बार बार आप कर सकते हैं, जो ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सा संसाधन है? चट्टान, सौर ऊर्जा, खनिज, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा। ठीक है, यानी सोलर एनर्जी। दोनों मीडियम के छात्र यहाँ से लाभान्वित होंगे। दोनों मीडियमों के लिए हमने जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर है वो दोनों मीडियम में हमने रखा है। तो हिंदी मीडियम में है आपका, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से पेपर दे रहे हैं, आप दोनों के लिए ये समान उपयोगी होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नई जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? नई जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है खादर, लाल मृदा, बांगर, या पीला मृदा। तो नई जलोढ़ मृदा को कहा जाता है खादर। क्या कहा जाता है? खादर। और जो पुरानी हो जाती है उसको क्या कहते हैं? बांगर। जो पुरानी मृदा हो जाएगी, ये दोनों क्या है? जलोढ़ मृदा। क्या है? जलोढ़ है। ठीक है, ये दोनों क्या है? जलोढ़ मृदा है। और नई जलोढ़ मृदा यानी नई जो मृदा होगी उसको खादर बोलेंगे, और जो पुरानी होगी उसको बांगर बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। न्यू एलुवियल सॉइल इज कॉल्ड, वही क्वेश्चन है इंग्लिश में, तो क्या होगा? खादर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। वे जातियां जिनकी लुप्त होने का खतरा है कहलाती हैं? दुर्लभ जातियां, स्थानिक जातियां, संकटग्रस्त जातियां, लुप्त जातियां। ठीक है, क्वेश्चन का पैटर्न तो आपको पता ही है, 50+30 है। 30 आपका, अगर अभी तक नहीं पता है कि आपका पैटर्न क्या है तो इसका मतलब है कि आप एग्ज़ाम को लेकर के सिंसियर नहीं हैं। सीधी सी बात है। अगर आप सिंसियर, ज़रा सा भी सिंसियर होंगे तो आपको पता होगा कि 30 मार्क्स का आपका एमसीक्यू होगा और 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो चलिए, वे जातियाँ जिनकी लुप्त होने का खतरा है वो क्या कहलाती है? दुर्लभ जातियाँ, स्थानिक जातियाँ, संकटग्रस्त जातियाँ, या लुप्त जातियाँ? दोज स्पेसीज विच आर इन डेंजर टू एक्सटिंक्ट, है ना, क्या कहलाती है? रेयर स्पेसिस, इंडेमिक स्पेसिस, इंडेंजर्ड स्पेसिस, या एक्सटिंक्ट स्पेसिस? चौथा जो है एक्सटिंक्ट है, तो क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, संकटग्रस्त। यानी जो लुप्त होने का खतरा जिन पर मंडरा रहा है, जो लुप्त होने वाले हैं, उनको हम लोग बोलते हैं संकटग्रस्त। ठीक है, चलिए जातियाँ आगे देखते हैं हम लोग। यानी संकटग्रस्त का मतलब इंग्लिश में होगा इंडेंजर्ड। ठीक है, इंडेंजर्ड स्पेसिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें देख लीजिए, दुर्लभ जातियाँ जिनका मिलना दुर्लभ है, स्थानिक जो विशेष स्थान पे मिलते हैं, जैसे निकोबारी कबूतर, हो सकता है ये भी क्वेश्चन आपका आ जाए। आपके जो आपका मॉडल प्रश्न पत्र था उसमें था।
संकटग्रस्त जातियाँ यानी जिनका लुप्त होने पर जिनका खतरा है, और लुप्त जातियाँ जो लुप्त हो गई हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाघ परियोजना शुरुआत की गई? बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? 1951, 1973, 1993, 2009। तो इसका सही आंसर क्या है? 1973। ठीक है, 1973 में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए। व्हेन वाज टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्टेड? इंग्लिश में क्या है वही क्वेश्चन, 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है? नर्मदा है ना, बांध का फॉर्मेशन था, बांध बना हुआ था नर्मदा रिवर पे, और उस विस्थापितों का एक आंदोलन था, जो वहाँ से विस्थापित किए गए उनका आंदोलन था। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था वो किनका? सरदार सरोवर पे यानी नर्मदा जिस रिवर पर जो बांध है, ठीक है, वही इसका आंसर होगा। तो सरदार सरोवर, भाखड़ा नागल, और ऑप्शन है रिहंद और टिहरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सरदार सरोवर। ठीक है, चलिए। सेव नर्मदा मूवमेंट इज रिलेटेड टू, तो किस पे? सरदार सरोवर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली है? ठीक है, बम्बू ड्रिप इरिगेशन फैसिलिटी है ना, बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है वो प्रचलित है किस राज्य में, किस स्टेट में? ठीक है, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, मणिपुर में कर्तन कर्तन धन प्रणाली, ठीक है, ये कर्तन धन नहीं है, यहाँ पे इसको सही कर लीजिएगा, दहन, कर्तन दहन प्रणाली। ठीक है, तो कर्तन दहन प्रणाली है ये। तो कर्तन दहन प्रणाली कृषि को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो मणिपुर में, कहाँ पे? मणिपुर में। ऐसे कर्तन दहन प्रणाली जो है उसी को झूम, दीपा, स्थानांतरित, है ना, अलग अलग जगहों पर अलग नामों से भी पुकारा जाता है। झूम और दीपा एक ही है। ठीक है, तो कर्तन दहन जो प्रणाली है वो मणिपुर में पामलू के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से इसे जाना जाता है? पामलू। किस नाम से? पामलू। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, बाय व्हाट नेम इज सीयर मनी सिस्टम एग्रीकल्चर नोन इन मणिपुर? ठीक है, वही है, सीयर मनी नहीं, ठीक है, सीयर कंबशन या ठीक है, सिस्टम। आगे चलते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? कोडरमा जो है वो किस खनिज का उत्पादक है? बॉक्साइट का, अब्रक का, लौह का, तांबा का। इसका सही आंसर क्या है? अब्रक। किसका है? अब्रक का। ठीक है, कोडरमा लोकेटेड इन झारखंड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स? बॉक्साइट, माइका, आयरन और कॉपर। इसका सही आंसर माइका यानी अब्रक। ठीक है, कोडरमा अब्रक। लौह इस्पात उद्योग को क्या कहा जाता है? लौह इस्पात उद्योग जो है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, उसको क्या कहा जाता है? लाइट इंडस्ट्री, हल्का उद्योग, मीडियम इंडस्ट्री, है ना, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, या बेसिक इंडस्ट्री? क्या कहा जाता है? हल्का उद्योग, मध्यम उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, या आधारभूत उद्योग? तो लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग बोला जाता है, बेसिक इंडस्ट्री बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री पतन और लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में प्रमुख पतन है? प्रमुख पतन कौन सा है जो समुद्री पतन लौह अयस्क के निर्यात के लिए है? मैंगलोर, पारादीप, मारमागोआ और विशाखापट्टनम। ये चारों में इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मारमागोआ। कौन होगा? मारमागोआ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर पोर्ट इन टर्म्स ऑफ द सी लेवल एंड एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर? ठीक है, सी लेवल के और एक्सपोर्ट ऑफ आयरन कोर के लिए, आयरन ओर के लिए, यानी लौह अयस्क के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन है? मारमागोआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारत की पहली ट्रेन कब और किन दो स्टेशनों के बीच शुरू हुई थी? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
कलकत्ता से रानीगंज 1874 में, मुंबई से ठाणे 1853 में, मुंबई से अहमदाबाद 1054 में, और चेन्नई से अरकोनम ये है 1856 में। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मुंबई से थाने, थाने भी लिखा रहता है ठाणे, है ना, 1853 में, ठीक है, 1853 में। चलिए नेक्स्ट, श्रीलंका के में सिंहली देश की कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? सिंहलीज जो है वो श्रीलंका में कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो सिंहली जो है श्रीलंका में 74% है। कितना परसेंट है? 74। इसका सही आंसर 74%। यहाँ पे तमिल कितने हैं ये भी आप मेंशन रखिएगा, तमिल है 18%। ठीक है, 74% क्या है? सिंहली है। अच्छे, ये 1956 में जो सिंहली जो है ना, सिंहली राजभाषा, सिंहली भाषा भी है ना देश, ठीक है, तो सिंहली भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया कब? 1756 में। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री ऑफ सिंहलीज इन श्रीलंका? ठीक है, तो कितना है? 74%। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट को, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के किस शेड्यूल में रखा गया है? तो किस अनुसूची में से रखा गया? 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं, कौन सा होगा? 7वीं अनुसूची में। ठीक है, 8वीं अनुसूची में क्या है? 22 भाषा है, उसका जिक्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काले दस्ताने और बंधी मुठ्ठियां प्रतीक थी, किस चीज़ की प्रतीक थी? काले दस्ताने और बंधी मुठ्ठियां जो हैं वो किसकी प्रतीक थी? क्रोध की, शांति की, अश्वेत शक्ति की, खुशी की? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अश्वेत शक्ति की। ठीक है, ब्लैक ग्लोव्स एंड क्लेंस्ड फिस्ट वेयर सिंबल ऑफ एंगर, पीस, ब्लैक पावर, हैप्पीनेस, ब्लैक पावर। ठीक है, अश्वेत क्रांति की। ठीक है, अश्वेत शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किस अश्वेत नेता की अगुवाई में चलाया गया था अमेरिका में? तो ऑप्शन क्या है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला, फिर जॉन कार्लोस और स्मिथ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, नेल्सन मंडेला कहाँ? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला। ठीक है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया? अनुच्छेद 15, 16, 17 और 18 किस अनटचबिलिटी को एबॉलिश किया गया? तो अनुच्छेद 17, आर्टिकल 17 के हिसाब से उसको अनटचबिलिटी को एबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 2005 में किसने नेपाल की निर्वाचित संसद को भंग कर दिया? तो 2005 में किसने नेपाल की निर्वाचित संसद को भंग कर दिया? तो कौन? राजा वीरेंद्र, राजा ज्ञानेंद्र, माओवादी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी, राजा ज्ञानेंद्र जो थे वो 2005 में नेपाल की निर्वाचित संसद को भंग कर दिया गया। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? 1990 में, और उस समय जो राजा थे वो थे राजा वीरेंद्र। उस समय कौन राजा थे? राजा वीरेंद्र। कब? 1990 में। लेकिन फिर संसद को, निर्वाचित संसद को भंग कर दिया गया कब? 2005 में। उस समय राजा कौन थे? राजा ज्ञानेंद्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? चुनाव आयोग, संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह हम सबको जानना चाहिए। तो राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चुनाव आयोग। इलेक्शन कमीशन जो है वो रिकॉग्निशन प्रदान करता है किसको? पॉलिटिकल पार्टीज को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, भारत में लोकतांत्रिक सरकार के कितने अंग हैं?
लोकतांत्रिक सरकार के हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर इन इंडिया, तो कितने हैं? 3। ठीक है, कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान और इनमें से सभी। तो कौन करता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO। ठीक है, राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम का एस्टिमेशन कौन करता है? तो CSO यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, वही इसका इंग्लिश क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम में, तो आप इसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, किस क्षेत्र में सर्वाधिक श्रमिक कार्यरत हैं? तो 3 क्षेत्र हैं, तृतीयक, प्राथमिक और द्वितीयक, या उपरोक्त में से सभी। किसमें सबसे अधिक वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं? तो किसमें है? प्राथमिक में। ठीक है, प्राइमरी वाले में। प्राइमरी यानी एग्रीकल्चर। ठीक है, सेकेंडरी द्वितीयक यानी मैन्युफैक्चर, और तृतीयक यानी तीसरा जो है वो क्या है? सर्विस, मतलब सेवा। मैन्युफैक्चर मतलब उत्पादन, एग्रीकल्चर मतलब कृषि। ठीक है, कृषि पहला, उत्पादन दूसरा और सेवा तीसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत के समस्त व्यापारिक बैंकों की कार्य प्रणाली के निरीक्षण का कार्य कौन करता है? विश्व बैंक, भारत सरकार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। सारा फंक्शन जो है कमर्शियल बैंक का वो कौन करता है? RBI। कौन करता है? RBI। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? RBI को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वही उसी का इंग्लिश वर्जन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कोपरा यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब बनाया गया? 1985, 1987, 1986, 1990। तो इसका सही आंसर क्या है? 1986 में। 1986 में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम बनाया गया। अच्छा, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, मार्सिले किस देश की राष्ट्रीय भक्ति गीत है ना? मार्सिलेस जो है वो किस देश की राष्ट्रीय भक्ति गीत है? रूस की, इटली की, जर्मनी की, फ्रांस की। इसका सही आंसर क्या है? फ्रांस का। ठीक है, तो इसमें फ्रांस की क्रांति हुई थी, है ना? उसी में मार्सिले एक सॉन्ग था, उसको गाया था, है ना? किसके द्वारा कंपोज किया गया था? पोएट का नाम था रॉगेट डी लिस्ले। रॉगेट डी लिस्ले के द्वारा इसे लिखा गया था इस गीत को। ठीक है, चलिए एम्प्लॉय कब किया गया था? 24 अप्रैल 1792। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मार्स क्वेश्चन नंबर 25, यंग इटली और यंग यूरोप नामक 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली या यंग यूरोप नामक 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना जो थे किसने की थी? काबूर ने, गैरिबाल्डी ने, बिस्मार्क ने, मैजिनी ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मैजिनी। ठीक है, हु फाउंडेड 2 अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड यंग इटली एंड यंग यूरोप। तो किसने की थी? मैजिनी ने। ठीक है, मैजिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? दिसंबर 1900। सब तो देखो जितने भी अधिवेशन होते थे, है ना, वो दिसंबर में ही होते थे, लास्ट दिसंबर को। तो कब हुआ? दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो था वो पास हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 27, आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन क्या है? बाबा रामचंद्र, अल्लूरी सीताराम राजू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी। एक ही नाम आंध्र प्रदेश की तरफ से मिल रहा है। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है, हु लेड
द रिवोल्ट ऑफ ट्राइबल फार्मर्स इन द गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में तो किसने किया था? अल्लूरी सीताराम राजू ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों को क्या कहा जाता था? ठीक है, तो सूती मार्ग, उत्तरापथ, सिल्क मार्ग, दक्षिणापथ। तो क्या कहा जाता था? सिल्क रूट यानी सिल्क मार्ग। ठीक है, क्या किसके किसको जोड़ रहा था? एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाला मार्ग था। ठीक है, तो एशिया विथ यूरोप एंड नॉर्थ अफ्रीका कॉल्ड, क्या कहा जाता है उसको? सिल्क रोड या सिल्क रूट। सिल्क रूट। चलिए नेक्स्ट देखिए, कॉस्टिस कौन थे? हु वाज कोस्टिस? तो कोस्टिस कौन थे? किसान, भूमिहीन मजदूर, उद्योगपति या बुनकरों का एक समुदाय। तो कोस्टिस क्या कौन थे? बुनकरों का एक समुदाय। ठीक है, ग्रुप ऑफ वेवर्स। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कम्युनिटी ऑफ वेवर्स या बुनकरों का समुदाय। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन है गुटेनबर्ग, कैक्सटन, एमोहो, कितागावा उतामारी। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, गुटेनबर्ग। ठीक है, हु इन्वेंटेड प्रिंटिंग प्रेस? तो गुटेनबर्ग। पहली बार प्रिंटिंग प्रेस कौन लाया था भारत में? पुर्तगाली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 30 तक एमसीक्यू था और 31 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 38 तक यानी 8 प्रश्न दिए हैं। 8 प्रश्न में से आपको केवल 6 प्रश्न करना है। सभी प्रश्नों का जो अंक है वो 2-2 नंबर है यानी 12 नंबर के। ठीक है, पहला प्रश्न है वैश्वीकरण क्या है? तो इसका आंसर क्या है? वैश्वीकरण का अर्थ अपनी अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था से सामंजस्य स्थापित करना तथा किसी वस्तु, सेवा, विचार, पद्धति, पूंजी, बौद्धिक संपदा अथवा सिद्धांत को विश्व व्यापारी व्यापी करना और विश्व के प्रत्येक देश का अन्य देशों के साथ अप्रतिबंधित आदान प्रदान करना। ठीक है, वैश्वीकरण करण का मतलब ग्लोबलाइजेशन यानी पूरे विश्व से अपना अपने देश को जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, तो क्या जोड़ना है भाई? अर्थव्यवस्था। क्या क्या जोड़ना है? अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? वैश्वीकरण। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन मीन्स टू स्टैब्लिश हार्मोनी ऑफ वंस इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी एंड टू मेक any goods, services, thought, system, capital, intellectual property or theory worldwide and to have unrestricted exchange of every country of the world with other countries। ठीक है, अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सचेंज होना चाहिए। ठीक है, कुल मिलाकर के अपने देश को सारे विश्व के सभी देशों से जोड़ना। ठीक है, यही क्या है? ग्लोबलाइजेशन। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। औद्योगिकरण की शुरुआत कब और कहाँ हुई? औद्योगिकरण की शुरुआत सर्वप्रथम इंग्लैंड में 1730 के दशक में हुई, जब वहाँ कारखानों का उदय हुआ। तो इंग्लैंड में हुआ कब? 1730 के दशक में। ठीक है, चलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन कब स्टार्ट हुआ? इंग्लैंड में इन 1730। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। जैव संसाधन किसे कहते हैं? तो जैव संसाधन किसे कहते हैं? ऐसे संसाधन जिनमें जीवन व्याप्त है, जैसे जैव संसाधन कहते हैं। जैसे ऐसे संसाधन जिसमें जीवन व्याप्त है उसे जैव संसाधन कहते हैं, जैसे पशु, मनुष्य, मत्स्य, वनस्पति आदि। ठीक है, व्हाट इज बायोलॉजिकल रिसोर्स? सच रिसोर्सेज इन विच लाइफ एग्जिस्ट आर कॉल्ड बायोलॉजिकल। जिसमें जीवन है ना, वो जो संसाधन है उसको बोलते हैं हम लोग बायोलॉजिकल रिसोर्स या फिर जैव संसाधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। जनसंचार क्या है? कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन क्या है? तो भारत के कुछ साधनों द्वारा सूचना को बहुत से लोगों को एक साथ पहुंचाया जा सकता है, इसे जनसंचार कहते हैं। ठीक है, यानी जनसंचार के माध्यम द्वारा, एक माध्यम द्वारा सूचना को एक साथ कई लोगों तक पहुंचाना जो है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जनसंचार बोलते हैं। और ये रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र आदि जो है वो क्या है? जनसंचार का माध्यम। ठीक है, इंग्लिश में है सेम चीज़, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप टाइम केवल स्पेंड मतलब अभी टाइम ज़्यादा लगने लगेगा, तो केवल हम हिंदी में पढ़ दे रहे हैं और बाकी हिंदी वाले हम लोग हिंदी में डिस्कस कर ले रहे हैं, तो इंग्लिश वाला फिर आप समझ जाइए, खुद लिख भी लेंगे और
या फिर आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नस्ल भेद का क्या अर्थ है। नस्ल भेद का अर्थ है किसी देश अथवा समाज में नस्ल के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, है ना, कुछ लोगों को नीच या हीन समझना नस्ल भेद कहलाता है। नस्ल के आधार पर भेदभाव करना, है ना, किसी भी समाज में नस्ल के आधार पर, रेस के आधार पर भेदभाव करना नस्ल भेद कहलाता है। ठीक है, आर्टिकल 15 हमें बताता है कि हमें नहीं करना है नस्ल के आधार पर भेदभाव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैंगिक असमानता किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। तो क्या है, जब पुरुषों एवं महिलाओं में से किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाता है तो उसे लैंगिक असमानता कहते हैं, जेंडर इनइक्वालिटी कहते हैं, यानी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। ठीक है, लिंग के आधार पर भेदभाव लैंगिक असमानता कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। शिशु मृत्यु दर क्या है ना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। जैसे मान लो एक वर्ष में 1000 जीवित बच्चा हुआ, उसमें से एक वर्ष की आयु से पहले जितना बच्चा मर गया, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे शिशु मृत्यु दर। जैसे मान लो एक साल में मान लीजिए 1000 बच्चा जन्म लिया और जिसमें 10 गो मर गया, तो शिशु मृत्यु दर क्या हो जाएगा, एक वर्ष की आयु में जितना मरा तो क्या हो जाएगा, बच्चों का अनुपात 10%। ठीक है, इसका क्या निकालेंगे, परसेंट निकाल देंगे, तो 1000 10 बटे क्या हो जाएगा, 1000 गुने 100। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, 1%। इसका क्या हो जाएगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी, ठीक है, रेट, परसेंटेज। ठीक है, तो क्या है, प्रोपोर्शन है किसके, एक साल में वर्ष में के आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात, यानी 1000 में, यानी 10 बटे, अगर 10 बच्चे डेथ करते हैं तो 10 बटे 1000 जो है वो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और परसेंटेज कहोगे तो हम लोग इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। प्रच्छन्न बेरोजगारी किसमें अधिक होती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि में। जब एक विशेष कार्य को करने के लिए आवश्यकता से अधिक लोग काम करते हैं तो उनकी पूरी रोजी रोटी नहीं चलती है। ऐसे में वह जिस बेरोजगारी का शिकार होते हैं उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जो दिख नहीं रहा है आपको। ठीक है, when more people work than required to do a particular job, they do not get their entire livelihood. In such a situation, the unemployment they suffer from is called the disguised unemployment। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39। अब यहां से 39 से क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 39 से 46, ठीक है, 47, यानी टोटल 1 मिनट, 39 टू 46, यानी 8 क्वेश्चन जो रहेगा, 39 टू 46, तो 8 जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें से 8 क्वेश्चन में से फिर आपको 6 क्वेश्चन करने हैं, और सभी क्वेश्चन का मार्क्स कितना है, 3-3 नंबर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 39। भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे। तो रॉलेट एक्ट जो था वो ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1919 में लागू किया गया एक कानून था। ठीक है, 1919 में, ठीक है, लागू किया गया था। किसके अगेंस्ट में लागू किया गया था, तो ये जो आंदोलन चलाया जा रहा था, डेमोक्रेटिक आंदोलन चलाया जा रहा था भारत के लीडर के द्वारा, है ना, उनके द्वारा जो राजनीतिक आंदोलन चलाए जा रहे थे उसके अगेंस्ट में यह कानून आया था। इस कानून को काला कानून कहा जाता था। क्यों, क्योंकि ये बिना सुनवाई के ही 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करके रखा जा सकता था किसी को भी। ठीक है, चलिए तो क्यों विरोध में थे भाई, तो पहला चीज़ थी कि इसके प्रावधान विरोध करने लायक थे। गांधी जी ने 1919 में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन चलाया।
तो क्यों विरोध में थे? तो क्या है, देखिए इसका सही आंसर यहाँ पे है। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया था। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। ठीक है? इसीलिए इसका विरोध हो रहा था। ठीक है? तो मेन अगर फैक्ट है तो यहाँ पे, ठीक है? अब इसके पीछे क्या है कि गांधी जी ने 1919 में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन चलाया। साथ ही साथ महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के विरुद्ध अहिंसक तरीके से नागरिक अवज्ञा चाहते थे, जिन्हें 6 अप्रैल को एक हड़ताल के साथ शुरू होना था। अब वो शुरू होना था तो उससे पहले ही ये हड़बड़ी में जो काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल थी इंपीरियल इंग्लैंड में, वहाँ से इसे पारित कर दिया गया था। ठीक है, चलिए उसी का इंग्लिश में है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है? ब्रेटन वुड्स समझौता जो था यो युद्धोत्तर युद्ध के बाद है ना अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के फ्रेमवर्क का समझौता है, जो जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में हुआ। युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता तथा पूर्ण रोजगार बनाए रखना था। सदस्य देशों के विदेश व्यापार से लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। ठीक है, युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विश्व बैंक का गठन किया गया। ठीक है, ब्रेटन वुड्स जो एग्रीमेंट था उसी के तहत अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए विश्व बैंक का गठन किया गया था। ठीक है, तो क्या था, युद्ध के पश्चात जो द्वितीय विश्व युद्ध हो गई उसके पश्चात एक अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए एक फ्रेमवर्क समझौता हुआ। ठीक है, कहाँ पे हुआ? अमेरिका में न्यू हैम्पशायर में ये हुआ 1944 में। ठीक है, जहाँ पे कि युद्ध के बाद आर्थिक व्यवस्था को कैसे स्थिर किया जा सके, कैसे मजबूत बनाया जा सके, उसके बारे में यहाँ पे समझौता हुआ। ठीक है, चलिए सेम है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 41, जल संसाधन क्या है, इससे होने वाले लाभ लिखें। तो क्या है, जल एक बहुमूल्य संसाधन है। जल क्या है? एक बहुमूल्य संसाधन है। जल संसाधन पानी के वह स्रोत हैं जो मानव के लिए उपयोगी हो हैं या जिनका उपयोग कृषि, औद्योगिक, घरेलू मनोरंजन और पर्यावरणीय गतिविधियों में होता है। इन सभी मानवीय उपयोगों में ज़्यादातर में ताज़े जल की आवश्यकता होती है। जल संसाधन के क्या लाभ हैं? कृषि में सिंचाई के लिए लाभ है। ठीक है, फिर क्या है, पीने और घरेलू कार्यों के लिए, औद्योगिक उद्देश्यों की पूर्ति में या सभी प्रकार के गंदगी के निपटाने के लिए जल संसाधन का उपयोग है। यहीं पे जल का उपयोग है। ठीक है, चलिए इसको आप आसानी से अपने भाषा में भी लिख सकते हैं, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 42, 42वां देखिए, भारत में रबी फसल और खरीफ फसल में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। तो पहला चीज़, रबी फसल और खरीफ फसल। रबी फसल जो है वो अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है और मार्च अप्रैल तक काट लिए जाते हैं। ठीक है, काट लिए जाते हैं। ठीक है, यह जो रबी फसल है वो शीतकाल के मौसम में शुरू होता है और ग्रीष्म काल में कट आगमन तक रहता है। रबी फसल के अंतर्गत गेहूँ, चावल, जौ, चना, है ना, तिलहन, अलसी, सरसों सरसों नहीं सरसों इत्यादि का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, खरीफ फसल क्या है, यह जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर तक काट लिए जाते हैं। खरीफ फसल में ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, रबी फसल में खरीफ फसल की अपेक्षा कम पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, फसल मौसमी मानसून के आगमन अर्थात वर्षा ऋतु के शुरुआत में से शुरू होती है और शीत ऋतु के आरंभ तक रहता है। इस मौसम में उत्पन्न होने वाली प्रमुख कृषि फसलें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली, उड़द इत्यादि का उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का इंग्लिश है, आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 43, राजनीतिक दलों के कोई 3 गुण लिखिए। तो यह जनता से जुड़ी मुद्दों पर नीतियाँ बनाते हैं, यह समान राजनीतिक विचारधारा के होते हैं, यह संगठित रूप से एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चुनाव आयोग के प्रमुख कार्यों को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, चुनाव आयोग के प्रमुख कार्य क्या क्या है। उसका काम है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना। 3 मार्क्स का है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 पॉइंट लिख सकते हैं या 3 पॉइंट लिख सकते हैं। देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, उम्मीदवारों का नामांकन लेना, उम्मीदवारों का नामांकन रद्द करना, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चुनाव के समय आचार संहिता लागू करना, विजयी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करना और चुनाव में आए खर्चों का ब्यौरा देना। ठीक है, ये किसका काम है, फंक्शन है किसका, इलेक्शन कमीशन का, चुनाव आयोग का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45, विकसित देश और विकासशील देश में क्या अंतर है। विकसित यानी जो डेवलप हो गया है, जिसमें सारी तकनीकी जो है वो विकसित है। ठीक है, और विकासशील जो अभी प्रोसेस में है, विकसित होने के प्रोसेस में है। ठीक है, प्रक्रिया में है। चलिए, तो विकसित देश क्या है, नई तकनीक व विकसित उद्योग है, उच्च स्तरीय रहन सहन, उच्च प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर। ठीक है, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति बेहतर, जन्म दर मृत्यु दर पर नियंत्रण। ये होता है किसमें, विकसित देश में। ठीक है, नई तकनीक व उद्योग विकसित होगा, विकसित उद्योग होगा, उच्च स्तरीय रहन सहन, उच्च प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर उच्च रहेगा, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति बेहतर होती है। विकासशील देश वो प्रोसेस में है, औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्र, निम्न प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर में कमी, सामान्य रहन सहन और बेहतर स्वास्थ्य का अभाव, अधिक मृत्यु दर होगा। ठीक है, ये विकासशील देश में। ठीक है, यानी जो आप प्रोसेस में जो पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं है वो विकासशील है, और जो परिपूर्ण है वो क्या है, विकसित है। तो आप अपने सभी पॉइंट पढ़ा करके लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, विश्व व्यापार संगठन के 2 उद्देश्य लिखें। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन के 2 उद्देश्य, तो विश्व व्यापार संगठन WTO, सबसे पहले ये जो संगठन थी वो क्या थी, गैट थी, है ना, जो बाद में इसको बदल दिया गया किसमें, विश्व व्यापार, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो स्थापना संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए की गई। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। तो पहला क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रोत्साहन देना पहला उद्देश्य। और दूसरा क्या है, विश्व व्यापार संगठन देशों के बीच व्यापार के समान रूप में विकास में मदद करना है। ठीक है, कैसे आप लचीलापन करके अधिक से अधिक अच्छे व्यवहारपूर्ण तरीके से अपने व्यापार को संचालित कर सके, व्यापार कर सके, है ना, ये उद्देश्य है किसका, विश्व व्यापार संगठन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47, 47 से लेकर के 52 तक, यानी 6 क्वेश्चन जो है, उस 6 क्वेश्चन में आपको केवल 4 क्वेश्चन करना है। ठीक है, सभी क्वेश्चन का मार्क्स क्या है, 55 नंबर का है। चलिए, इटली एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करें। या इटली में के एकीकरण में शासक विक्टर एमेनुअल, मंत्री प्रमुख काबूर और गैरिबाल्डी की क्या भूमिका थी, इस पर प्रकाश डालें। ये दोनों एक ही क्वेश्चन है ना। चलिए देखते हैं, यहाँ से इटली एकीकरण में विक्टर एमेनुअल द्वितीय वित्त मंत्री, प्रमुख काबूर और गैरिबाल्डी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इन्हीं के प्रयासों से इटली का एकीकरण संभव हो पाया। ठीक है, अब उसकी प्रक्रिया क्या रही है, इटली की एकीकरण की, तो यूनिफिकेशन की। तो इटली अनेक वंशानुगत राज्य तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। 19वीं सदी में के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। ठीक है, युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमोंट के शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय को सौंपी गई थी। ठीक है, वहाँ पे जो 7 राज्य में बटा हुआ था उसी के एक राज्य के, है ना, शासक को यह जिम्मेदारी सौंपी गई।
शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने यह जिम्मेदारी सार्डिया पिडवांट के प्रमुख मंत्री काबूर को दे दी। मंत्री प्रमुख काबूर ने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, फिर क्या है, काबूर ने फ्रांस की सार्डिनिया पिडमॉन्ट की एक चतुर कूटनीतिक संधि की और फ्रांस की मदद से 1859 में ऑस्ट्रेलियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई नहीं, ऑस्ट्रियाई। ठीक है, चलिए, गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया और 1860 में वे दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। ठीक है, इस प्रकार इटली का एकीकरण पूरा हो गया तथा 1861 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया। ठीक है, वही चीज़ इंग्लिश में है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 48, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असहयोग आंदोलन कहाँ तक सफल रहा, या फिर असहयोग आंदोलन असफल क्यों हुआ, इसके बारे में क्या क्या उसके कारण थे। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन पूरे जोर शोर से चल रहा था, किंतु 1922 के आते आते आंदोलन धीमा पड़ने लगा। असहयोग आंदोलन की असफलता के कई कारण थे, केवल हम तो सीधा चौरी चौरा कांड जानते हैं, लेकिन उसके अलग और सारे कारण थे। क्या क्या? योग्य नेतृत्व का अभाव था। आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने की तथा शीघ्र ही यह आंदोलन देश के कोने कोने में फैल गया। लोगों ने अति उत्साह से इस आंदोलन में भाग लिया, लेकिन देश के अन्य भागों में योग्य नेतृत्व के अभाव में आंदोलन को सही दिशा नहीं मिल पाई। गांधी जी कहाँ कहाँ जा पाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या है, आर्थिक कारण। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार बड़े पैमाने पर किया गया। असहयोग आंदोलन में क्या था, बहिष्कार करना था, है ना। सहयोगात्मक रवैया से हट करके काम करना, यानी कोई भी सरकारी काम से आपको अलग रखना, तथा लोगों को खादी का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। लेकिन खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों की अपेक्षा काफ़ी महंगा था, गरीब इसे खरीद नहीं सकते थे, अतः जल्दी ही बहिष्कार की उमंग फीकी पड़ गई। अच्छा, आगे देखिए, वैकल्पिक व्यवस्था का अभाव। ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से नई समस्याएं पैदा हो गई। स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों का बहिष्कार तो कर दिया, लेकिन उसका वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना नहीं हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षक और विद्यार्थी पुनः स्कूलों में लौटने लगे तथा वकील दोबारा अदालतों में दिखाई देने लगे। क्या था भाई, क्या करते। हिंसा का मार्ग अपनाना। यद्यपि आंदोलनों का प्रारंभ शांतिपूर्ण प्रदर्शनों तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार से हुआ, लेकिन शीघ्र ही आंदोलन ने हिंसा का मार्ग पकड़ लिया। हिंसा की चरम परिणति चौरी चौरा कांड के साथ के रूप में हुई, जहां पे उग्र आंदोलनकारियों ने एक थाने में आग लगाकर 22 सिपाहियों की हत्या कर दी। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, चलिए, तो 4 पॉइंट दिया है, आर्थिक कारण, योग्य नेतृत्व का अभाव, वैकल्पिक व्यवस्था का अभाव और हिंसा का मार्ग। ठीक है, चलिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले। क्वेश्चन नंबर 49, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना करें। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ क्या क्या हैं। इस प्रकार की योजनाएं बाढ़ जैसी भयानक खतरों को रोकने में सहायक है। इनसे जल विद्युत का उत्पादन होता है। इन बांधों ने भूख और अकाल से लोगों को बचाया है। जो पहले अनगिनत लोग भूख और अकाल से मर जाते थे, अब उन्हें इन्हीं बड़े बांधों के कारण जीवन दान दिया गया। चौथा क्या है, इसका जल घरेलू कामकाज तथा उद्योग के लिए उपयोग में आता है। पांचवा क्या है, साधारणतया इन योजनाओं के समीप क्षेत्र में लोग अपने मनोरंजन के लिए जाते हैं। फिर यह योजना तथा मछली पालन और पालन के लिए, नौकायान के लिए, है ना, यह योजना मछली पालन और नौकायान के लिए उपयोग में आती है। ठीक है, ये 6 इसका क्या है, लाभ है। हानि क्या क्या है, यह कहा जाता है कि बांध बहुत सा आसपास का इलाका अपने जलाशयों और विभिन्न निर्माण कार्यों द्वारा घेर लेते हैं, उन्हें सदा के लिए बेकार कर देते हैं, स्थान घेर लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जो लोग ऐसे क्षेत्रों में रह रहे होते हैं, उन्हें भी बेघर होना पड़ता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था,
कोई भी व्यक्ति अपने जन्म स्थान और निवास स्थान को छोड़ना नहीं चाहता है। तीसरा है, नदी पर बांध बनाने से नदी के जल का प्रवाह बाधित होता है। इकोलॉजिकल सिस्टम पर उसका प्रभाव पड़ता है, इकोसिस्टम पर प्रभाव पड़ता है। बाढ़ से नदी की शाखाएं बढ़ जाती हैं जो जल में होने वाले वनस्पति को हस्तांतरित करती हैं। बाढ़ निर्मित मैदान में बने जल भंडारों में वनस्पति डूब जाती है तथा मृदा विघटित हो जाती है। ये इसका क्या है, हानि है। ठीक है, तो कंपेयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, ये इसका एडवांटेजेस हैं। और जो पढ़े हम, जो बताए अभी वही है, सेम चीज़ है इंग्लिश मीडियम में भी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। भारतीय संघीय शासन प्रणाली की विशेषताओं का वर्णन करें। भारत की संघीय व्यवस्था की विशेषता, भारत क्या है, एक राज्यों का एक संघ है ना। तो क्या क्या विशेषता है, संविधान की सर्वोच्चता, भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और भारत की संसद और विधानमंडल अपनी शक्तियां संविधान से ही प्राप्त करते हैं और अपने अधिकारों एवं कार्यों का प्रयोग कानून के आधार पर ही करते हैं। दूसरा क्या है, लिखित संविधान, लिखित संविधान का होना संघात्मक शासन के प्रमुख शर्त हैं। लिखित संविधान होने से संघ एवं राज्य में मतभेद की संभावना कम रहती है। इसमें संघ एवं राज्य के क्षेत्राधिकार निश्चित होते हैं। अन्य संविधान की भांति भारत का संविधान विस्तृत और लिखित संविधान है। ठीक है, संविधान कैसा है भाई, कठोर और लचीलापन। संघात्मक संविधान कठोर होते हैं जिसमें उसमें परिवर्तन सरलता से नहीं किए जा सकते हैं, है ना। शक्तियों का विभाजन, भारत के संविधान द्वारा महत्वपूर्ण विषय केंद्रीय तथा स्थानीय महत्व के विषय राज्य को दिए गए हैं। शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के आधार पर किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र और राज्य की सरकार बिना दबाव के अपने अपने विषयों पर कानून का निर्माण करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, न्यायपालिका की सर्वोच्चता। भारत के संविधान में स्वतंत्र और निष्पक्ष उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई है। उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या एवं रक्षा करने का अधिकार दिया गया है। भारत की न्यायपालिका अपने कार्यों का निष्पादन स्वतंत्र रूप से करती है जिसमें विधायिका एवं कार्यपालिका का कोई दबाव नहीं होता है। ठीक है, यानी न्यायपालिका की सर्वोच्चता, न्यायपालिका यहाँ की सर्वोच्च है, स्वतंत्र और निष्पक्ष है। ठीक है, और ये संघात्मक संघीय शासन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कोई एक हो जिसके अधीन पर सब कोई रह करके काम कर सके। तो उस, और अगर कोई कमी होती है या फिर कोई कार्रवाई होती है तो वो एक सर्वोच्च पद पे आसीन व्यक्ति के द्वारा या एक सर्वोच्च पद के द्वारा उसको देखा जा सके, उस कार्य की समीक्षा की जा सके। ठीक है, तो ये इसलिए न्यायपालिका की सर्वोच्चता जो है वो संघीय जो ढांचा है उस पर एक एक चिन्ह है। ठीक है, वही। फिर क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इकहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता भी इसे कह सकते हैं। क्या है, एकल नागरिकता। ठीक है, भारत में दोहरी शासन व्यवस्था होते हुए भी नागरिकों को एकल नागरिकता दी गई है। इसमें संघ एवं राज्यों की पृथक नागरिकता नहीं है। भारत में नागरिकों का केवल भारत की नागरिकता दी गई है, राज्य का नागरिक नहीं, केवल भारत के नागरिक। ठीक है, उसी का इंग्लिश है वर्जन, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, राष्ट्रीय विकास क्या है, नेशनल डेवलपमेंट क्या है। राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत किन पक्षों को लिया गया है। तो राष्ट्रीय विकास का अर्थ है किसी देश के नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं, सामाजिक सुविधाएं, शिक्षा स्तर, प्रति व्यक्ति आय आदि में सुधार और विकास हो। जिन देशों में यह सभी चीज़ें जितनी अधिक विकसित होती है उसे विकसित देश कहा जाता है, और जिनमें कम विकसित होता है उन्हें अल्प विकसित देश कहा जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न पक्षों को लिया गया है। क्या क्या पक्ष है भाई, आइए देखते हैं। निजी विकास के अंतर्गत एक व्यक्ति के विकास पर जोर दिया जाता है, जबकि राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत यह सरकार यह निर्णय लेती है कि कौन सा मार्ग सही है। ठीक है, राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत हमें यह भी सोचना होगा कि क्या करने का कोई बेहतर तरीका है, कोई भी काम करने का बेहतर तरीका क्या है। ठीक है, राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत केवल उन्हीं कार्यक्रमों को लागू किया जाता है जिनसे अधिकतम लोगों को लाभ होता हो।
फिर राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत विचारों की भिन्नता तथा उसमें के समाधान के बारे में निर्णय लेना बहुत आवश्यक है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, वही सेम उसका इंग्लिश वर्जन है, आप उसको उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 52 यानी 52, ये आपका मानचित्र से है। एक मानचित्र से क्वेश्चन रहेगा ही, जो भी आपके मॉडल सेट में दिया हुआ है या और सारे जहाँ से आपको सेट प्राप्त हो या बुक में, ठीक है, वो आप कर लेंगे। तो पहला क्या है, लोहा इस्पात उद्योग जमशेदपुर। जमशेदपुर कहाँ मिलेगा, जगह से आपको पकड़ना है। जमशेदपुर कहाँ है भाई, तो झारखंड में है। लौह अयस्क खदान बैलाडीला, बैलाडीला कहाँ है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ में है। भाखड़ा नागल बांध, बांध कहाँ हो सकता है, या तो ऊपर या तो एकदम नीचे। सूती वस्त्र उद्योग सूरत, सूरत यानी गुजरात में। बंदरगाह विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। तो पहला, अब देखिए इसमें क्या है, पहला क्या है, अब यहाँ पे देखिए पहला, तो पहला क्या है यहाँ पे, भाखड़ा नागल डैम। ठीक है, दूसरा क्या है, ये देखिए झारखंड है, तो झारखंड का इसमें क्या पूछा गया था, जमशेदपुर। ठीक है, फिर बैलाडीला पूछा गया, ये देखिए छत्तीसगढ़ का भाग है ये, तो ये बैलाडीला पूछा गया, तो ये तीसरा बैलाडीला हो गया। सूरत, ये गुजरात का भाग है, तो सूरत पूछा गया, तो ये सूरत हो गया। विशाखापट्टनम पूछा गया, आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में ये क्या है, विशाखापट्टनम। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हैं। ऑल द बेस्ट, आपका जो एग्ज़ाम हो वो बहुत ही अच्छा जाए और आप फोड़ के आए। ठीक है, एग्ज़ाम मिलते हैं हम लोग, फिर इसके आंसर की को हम लोग देखेंगे, और फिर जो नेक्स्ट आपका एग्ज़ाम है, फिर उसके भी हम लोग इम्पॉर्टेंट जो सेट है उसका इम्पॉर्टेंट जो वायरल प्रश्न पत्र होंगे उसको लेकर के हम उपस्थित होंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।